हेलो एवरीवन, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए और एक और बेहतरीन सेशन के अंदर। आज का हमारा सेशन रहेगा पिछले साल एसएससी सीजीएल 2023 को हो रखे जितने भी एग्जाम थे सभी शिफ्ट्स में से टफेस्ट शिफ्ट का सेशन नंबर 2। इससे पहले हम एक शिफ्ट कवर अप कर चुके हैं। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया बच्चों का कि उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है और वो डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। देखो, वो आपको बताने की नीड नहीं है, हमें पता है कि आपको किस चीज़ पे या किस मोमेंट में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हम आपके सामने लेके आएंगे। तो रिलैक्स रहिए इस चीज़ को लेके। तो आज हम कवर करेंगे हमारी 19 जुलाई 2023 की शिफ्ट 4, टफेस्ट शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से अपना माइंडसेट बना के चलना है, कैसे क्वेश्चंस आपको मार्क एज रिव्यू करके चलने हैं कि इनको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, अगर कईयों ने नहीं देखा तो इस सेशन में फिर भी बता देता हूं कि हमेशा आपको रीजनिंग का सेक्शन 2 राउंड्स में कवर अप करना है। पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप बनी हुई है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उन टॉपिक्स के ऊपर कि अगर आपने वो क्वेश्चन उठाया और आप कम से कम टाइम में उसे 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लोगे, तो उनको कैटेगराइज कर रखा है मैंने इजी लेवल में। जैसे ही आप पूरे का पूरा सेक्शन गो थ्रू करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस इजी रहेंगे। कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिनको हम मॉडरेट लेवल में कैटेगराइज कर देते हैं। लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सिटिंग का क्वेश्चन आ गया, इस तरह से करैक्टर पजल, कईयों को मिसिंग नंबर या ग्रुप एनोलॉजी की बात करें तो ये सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं काफियों के लिए। तो उनको सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलिएगा। सेकेंड राउंड के अंदर जाके भी उन सारे के सारे मॉडरेट क्वेश्चंस को जो आपने फर्स्ट राउंड में स्किप करके रखा होगा या मार्क एज रिव्यू करके रखा होगा, उनको गो थ्रू करना है। और वहां पर भी क्वेश्चन की सिलेक्शन मैटर करती है। इस सिचुएशन को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि यहां पर हल्के से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और कुछ एक क्वेश्चन इन सब में से, सपोज आपने 5 मार्क एज रिव्यू कर दिए, उन 5 में से एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो मे बी आपसे सोल्व ना हो या काफी टाइम कंज्यूमिंग हो, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो। ईगो मत सेटिस्फाई करते रहना वहां पर एग्जाम में बैठे कि रीजनिंग में तो 25 में से 25 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं करने हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जिससे आपका बाकी सेक्शन के ऊपर इंपैक्ट डालेगा वो क्वेश्चन, तो मत करो। एक आधा दो छोड़ते हैं, छोड़ दो। क्योंकि सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है यहां पर, मॉडरेट लेवल में बात करूं, कि सारे का सारा क्वेश्चन आपको ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ रहा है और हर एक ऑप्शन को आपको डिटेल में भी सॉल्व करना पड़ रहा है। तो जितना टाइम आप उन ऑप्शंस को सॉल्व करने में लगाएंगे, उतना टाइम अगर क्वांट्स को देंगे ना, तो क्वांट्स के एक के बदले में 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो मैटर क्या करेगा एग्जामिनेशन हॉल में जाके, ये डिसीजन मेकिंग। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को अगर ये टाइम मैनेजमेंट करनी आ गई ना, तो उसका गारंटीडली पेपर क्लियर होगा ही होगा, फॉर श्योर। ओके, तो उन क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए और कोशिश पूरी करिएगा कि आपका 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा सेक्शन कवर हो जाए रीजनिंग का। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट ही लगा के चलना है, तो 25 मिनट हो गए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्या है ये? नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं, ये तो फट से हो जाते हैं देखते ही, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा इनके लिए। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कई बार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया। तो जो आपने मिरर और वाटर इमेज से टाइम सेव किया होगा, वो वैसे टाइप के क्वेश्चन पे दे दीजिए। तो घूम फिर के आपको 12 से 13 मिनट के अंदर ही पूरा रीजनिंग का सेक्शन कवर अप करना है। ठीक है, रिलैक्स माइंड के साथ कीजिएगा, हड़बड़ाहट में कभी भी नहीं करना। जल्दबाजी में गलतियां पक्का करते हैं बच्चे, वो आप रियलाइज करेंगे जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हुई मिस्टेक्स को देखते हुए एनालाइज भी तो करेंगे ना। तो जितने भी लूप होल्स निकल के आ रहे हैं इन मॉक टेस्ट के अंदर, उनको बस हैंडल कर लो, रिलैक्स होके करिए पूरे का पूरा सेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप टियर 1 क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला ही क्वेश्चन आपको
कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अवेलेबल है। तो देखते ही पहले तो जज करना है, वर्ड का कोड हमें लेटर्स की फॉर्म में अवेलेबल है, 2 वर्ड्स के कोड दिए गए हैं, तो हमें एंगल का कोड ज्ञात करना है। पहले तो कोशिश कीजिए कि वर्बली जजमेंट हो जाए, एनालाइज हो जाए कि कोड क्या क्रिएट किया जा सकता है, या चेक का कोड पहले देख लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अगर मैं यहीं से ही आइडिया लगा के चलूं, इधर पहला लेटर सी है और इधर पहला लेटर क्या है, बी, मतलब सी को उसके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया। चेक कीजिए एच का प्रीवियस लेटर क्या होता है, जी, या अगर 8 है तो इसको 7 रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये 5 है तो ये 4 हो गया, ये 3 है तो ये 2 हो गया, और ये 11 है तो ये क्या हो गया, 10। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपके ओरली भी हैंडल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका होल्ड कैसा है टॉपिक के ऊपर। नहीं तो कई तो इसे लिखने बैठेंगे, पहले आराम से 1-2 सेकंड दो क्वेश्चन को, देखो वो ओरली भी किया जा सकता है। मतलब यहां पर कोड किस तरह से क्रिएट हो रखा है, हर एक अक्षर को उसके प्रीवियस लेटर के साथ चेंज कर दिया गया। तो यहां पर ए का प्रीवियस लेटर क्या होता है, जेड, मतलब हमारे आंसर की स्टार्टिंग जेड से होगी। करने का तरीका, ऑप्शन एलिमिनेट करो। दूसरा लेटर क्या है यहां पर, एन, एन का प्रीवियस लेटर पिछला अक्षर क्या होता है, एम, तो दूसरा अक्षर हमारा एम होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट, आंसर आ गया डी ऑप्शन। बताओ कितना टाइम लगा। तो क्वेश्चन हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं लेके जाने हैं, एक्चुअल क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रेटेजी सीख के जाइएगा, और इसी स्ट्रेटेजी को आपको अपने मॉक टेस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है। दैट्स इट, बिलीव मी, एक्चुअल एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करके आओगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपको विजिबल हो रहा है, डी ऑप्शन में हमारे पास नंबर्स हैं 10, 6 और 5। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए, वही 1-2 सेकंड्स देखिए। अगर तो आपको नंबर्स देखते ही डर लगे, हल्का सा भी डर लगे, स्किप कर दो, मार्क एज रिव्यू कर दो, सेकंड राउंड में जाके अटेम्प्ट कीजिए। बट अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है क्वेश्चन में नंबर को देखते ही, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये बुखार चढ़ जाता है इस नेचर का क्वेश्चन देख के, वैसे अगर आपको जज हो रहे हैं नंबर्स के बीच में कुछ कनेक्टिविटी रियलाइज होती है, तो आप उसी राउंड में कर सकते हो। लगे नंबर देखते ही डर लग रहा है, या पहले ही आप मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे हो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड राउंड में हमेशा अटेम्प्ट करना है, तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो अप्रोच में ले सकते हो, 1-2 सेकंड का होल्ड लीजिए, नंबर्स को ध्यान से देखो, फिर आइए। अब नंबर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखो, ये 14 के वर्ग में 2 कम किया गया है, क्योंकि आपको कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं होंगे, ये आपको भी पता है, इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स को, संपूर्ण घन और वर्गों को कनेक्शंस में लिया जाता है। जैसे ये 14 का वर्ग में 2 कम कर दिए गए, सिमिलरली ये क्या है, 529 माइनस 2, हो रही है ना रियलाइजेशन, मतलब 23 के वर्ग में 2 कम कर दिए गए। ये क्या है, अगर ये 23 के वर्ग में 2 कम कर दिए गए हैं, तो 23 जो है वो 5 के वर्ग में 2 कम करके आया, 14 जो है वो 4 के वर्ग में 2 कम करके आया। देखो कनेक्टिविटी बन रही है ना, मतलब कि यहां पर जो दूसरी संख्या है वो पहली तीसरी संख्या के वर्ग में 2 कम करके आई है, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के वर्ग में 2 कम करके आई है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, रिवर्स सीक्वेंस में। 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में 2 कम करो तो इधर 7 होना चाहिए था। 2 के वर्ग में 2 कम करोगे तो 2 आ जाएगा, अगेन 2 के वर्ग में 2 कम करोगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब बी ऑप्शन जो है इस पूरी की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो आगे, रिलैक्स होके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर वेन डायग्राम से रिलेटेड था। तो आपको पैरामीटर्स अवेलेबल हैं स्विमिंग, रनिंग और स्पोर्ट्स। अब 3 क्लासेस दिए गए हैं, 3 डिफरेंट सेट्स अवेलेबल हैं, स्विमिंग करना, तैरना, दौड़ना और खेलना। तो आपको पता ही है कि दौड़ना और तैरना दोनों जो हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरीज है। दौड़ने और तैरने में कोई भी आपस में अपना कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल इन द सेम वे लॉयर इज टू व्हाट। वर्ड एनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अगर डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल के साथ है तो लॉयर का संबंध किसके साथ होगा। देखो सेम नेचर को कैच करना है। डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो लॉयर्स कहां काम करते हैं, कोर्ट में। अब इस सिचुएशन की हैंडलिंग देखो किस तरह से करनी है आपको। कई बार हमें लिखा जाता है इफ डॉक्टर डॉक्टर इज टू पेशेंट,
इन द सेम वे लॉयर इज टू वट, इस तरह से आपको दिया जाता है। अब डॉक्टर इज टू पेशेंट तो आ गया, लॉयर इज टू वट कई स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज आ जाते हैं ऑप्शन को देखते हुए। ऑप्शन में कई बार लिखा होगा कोर्ट, लिखा होगा आपको जज, लिखा होगा आपको क्लाइंट, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सारी ही क्या है, कोर्ट से रिलेटेड टर्म्स है। अगर डॉक्टर का कंसर्न पेशेंट के साथ है तो दोनों में कनेक्शन को ध्यान से देखना है। पहले तो सारे के सारे पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं वो किसके पास जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं अपने जितने भी है केसेस सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, सिमिलर रिलेशंस को कैच करना है। कई बार आपको पेशेंट इधर दे दिया जाता है और डॉक्टर की टर्म यहां पर दे दी जाएगी, शफल्ड होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए, एनोलॉजी को सेंस को मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का था। आगे ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो। सीरीज में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिस कर लिया फिर भी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिस्क नहीं लेना, सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख देंगे। नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करो। बस आपको यहां पर ये देखना है, कीवर्ड्स पकड़ने हैं। मिरर इमेज का केस है और मिरर को राइट साइड रखा गया, दैट्स इट। पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की कभी भी नीड नहीं होती है। तो अगर राइट साइड पे यहां पर मिरर प्लेस कर दिया जाए तो जो ऑब्जेक्ट मिरर के जितना नजदीक होगा उसकी इमेज भी उतनी नजदीक बनेगी, जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। मतलब अगर मैं ये रेक्टेंगुलर शेप में बात करूं, ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट में है तो यहां पर आके राइट में होगा। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आपका सी ऑप्शन बाहर निकल गया। अगर ये ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट जो है वो साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो यहां पर भी ये साउथ की तरफ ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं इन दोनों की, दोनों में ये जो एरो हेड है उसकी पोजीशन सेम है। एंड में जाके ऑप्शंस को कंपेयर करना सीखो कि किस में चेंजेस देखूं। अगर मैं यहां पर एरो हेड देखने लग गया वो तो दोनों में कॉमन है, देखो टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जहां पर भी दो ऑप्शंस पेंडिंग रह गए ना, उन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके देखो कि चेंजेस कहां आ रही है। चेंजेस आ रही है इस वाले ट्रायंगल में। अब ये वाला ट्रायंगल जो है वो कहां पर डायरेक्ट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये कहां पर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आपको ये देखिए यहां पर अवेलेबल है, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन ही होती है और कुछ नहीं है नॉन वर्बल में। नेक्स्ट, टर्निप का कोड गिवन है, डेकोन का कोड गिवन है, तो रेडिश का बताना है। कोई भी वर्ड का कोड उठा लीजिए, क्योंकि आपको देखिए जज हो रहा है, देखो टी को वी के साथ 20 और 2 22 इस तरह से आ गया। 21 और 19 7 का डिक्रीमेंट आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चाहे लिख डालो इसे। जैसे हमें टर्निप का कोड यहां पर दे दिया गया, क्या, VNRUW। तो सबसे पहला टास्क प्लेस वैल्यूज, जितना जल्दी हो सका है उतनी स्पीड के साथ लिखिए और एक्यूरेट लिखना। अगर आपने किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू गलत मेंशन कर दी तो कोड की जो जजमेंट है वो गलत हो जाएगी, कंक्लूड ही नहीं होगा। ओके, चलो कंपेयर करो। 20 का 22 के साथ कनेक्शन बना, 2 नंबर बढ़ गए। 21 में 7 कम हो रहे हैं, 18 एज इट इज आया। कुछ और सोचो, कनेक्शन तो बन ही नहीं रहा। और देखिए 20 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है, ये देखो 20 का 21 के साथ अगर कनेक्शन बनाए, क्योंकि लिमिटेड पैटर्न ये है आपको पता है, 20 और 21 1 नंबर बढ़ा। ये देखो 21 और 23 2 नंबर बढ़ गए। 18 में 3 बढ़ाओगे 21, 14 में 4 बढ़ाओगे 18, 9 में 5 बढ़ाओगे तो 14, 16 में 6 बढ़ाएंगे तो 22। मतलब रिवर्स सीक्वेंस में +1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का इंक्रीमेंट लग रहा है। ठीक है, चलो इसी तरह अगर R में 1 का इंक्रीमेंट उठाएं तो वो आखिरी में जाएगा और लेटर किस में कन्वर्ट होगा, S में। मतलब लास्ट में आपका लेटर S होना चाहिए, एलिमिनेट। फिर A में कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 2 का, 1 और 2 कितना हो गया, 3, मतलब आ गया लेटर C। तो सेकंड लास्ट लेटर हमारा C होना चाहिए, वो तीनों ऑप्शन में देखो। फिर 3 का इंक्रीमेंट आएगा, 4 और 3 7, 7 का मतलब क्या हो गया, G। नंबर नहीं लिखना, डायरेक्टली लेटर्स के ऊपर अप्रोच करना है। लास्ट से तीसरा अक्षर G होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो वही बात आती है, जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी लगे वहां पर ऑप्शन को कंपेयर जरूर करो। अगर उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तो आगे कोड डिटरमिन करते रहो। जहां कहीं भी वो सिचुएशन मैच नहीं कर रही उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। जैसे यहां पर G आना चाहिए था आखिरी से तीसरा अक्षर, बट इन दोनों ने H दे दिया, एलिमिनेट कर दो। आंसर आपका आ गया ए ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए इसे भी ध्यान से, नंबर्स को देखते ही अगर कुछ फिगर आउट होता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। अब क्लियरली पता चल रहा है ये 5 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 2 का घन है। क्यूब्स अवेलेबल है तो क्यूब्स का यहां पर कनेक्शन दिया गया है। प्रॉब्लम पता है कहां आएगी, ये 91, 37, 61, 20, 125 और 91 में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 25 और 9 34 नंबर का डिफरेंस है। 64 और 61 में 3 का डिफरेंस है। 27 और 37 में 10 का डिफरेंस है। 8 और 20 में 12 का डिफरेंस है। रिपीट कर देता हूं, इन दोनों में 34 का डिफरेंस है, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में 12 का डिफरेंस है और इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। देखो कोई कनेक्शन बन रहा है। आपको बस ये सोचना है कि यहां पर 91 कैसे जनरेट हुआ, इधर 37 क्यों आएगा। कॉमन रिलेशन देखना है, क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। जहां कहीं भी क्यूब्स या स्क्वायर्स इंक्लूड हो जाए वहां क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पक्का लो। घन यूज हुआ, घन मूल ले लो। ये क्या हो गया 5, तो मतलब कि यहां पर अगर मैं घन मूल ले लेता हूं 5, 125 का घन मूल ले लिया तो ये 5 का घन है। क्लियर। अब 125 और 91 मुझे कनेक्शन रियलाइज करना है कि 91 कैसे क्रिएट हो सकता है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू यहां पर सब्ट्रैक्ट हुई है तो क्यों हुई है। और अगर मैं 5 के नियर बाय नंबर्स को हैंडल करता हूं, क्योंकि 5 और 91 में कोई मैं कनेक्शन नहीं जनरेट कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर कर भी लूंगा फिर 64 और 61 में 3 का डिफरेंस है, यहां पर मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या किया जा सकता है, इनके अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूं, यहां पर 5 है और एक क्या है 1। अगर 5 का घन 125 है तो मैं इसके नियर बाय वाले नंबर का स्क्वायर या क्यूब करके एक बार आइडिया ले सकता हूं। कैसे, अगर मैं यहां पर 4 का घन ले लेता हूं, 4 का घन लेंगे, यूनिट प्लेस कितना आता है 4, 5 और 4 में फिर डिफरेंस 1 का यहां पर जज हो रहा है, चेक कर लो। 4 का अगर मैं यहां पर घन ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा 64। 5 का घन यहां पर क्या है 125। ये देखो 5 और 4 में अगर डिफरेंस लें, यूनिट प्लेस 1 आ रहा है ना, तो इस तरह से कनेक्शन बना के चलने हैं। और 12 में 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 6, मतलब यहां पर 4 के घन से बात नहीं बन रही है। दूसरा देखिए, अगर मैं 4 का घन ना लेके यहां पर 6 का घन के बारे में बात करूं, 6 का घन कितना होता है 216। ये देखो 6 में 5 कम करो 1 और 21 में 12 कम करो, ये देखो 9 भी तो आ रहा है। मतलब कि यहां पर दूसरी संख्या किस तरह से जनरेट हो रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन आ गया। ये दूसरी संख्या किस तरह से जनरेट हुई है, जो भी पहली संख्या थी जैसे कि 125, वो किसका घन है 5 का, मतलब उसका घनमूल ले लिया। जैसे ही जिस नंबर का घनमूल आपने लिया 5 आया तो 5 से अगली संख्या का घन लेके दोनों में डिफरेंस ले लेना है। क्रॉस चेक करो, यहां पर सेम पैटर्न फॉलो हुआ। जैसे ये किसका घन है 4 का, 4 की अगली संख्या क्या होती है 5, 5 का घन कितना होता है 125, तो 125 में 64 कम करो, देखो 61 आता है जी, बिल्कुल आ रहा है, रूल सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली इधर आ जाइए, 3 का घन कितना हो गया 27, मतलब इसका घनमूल 3 आएगा। 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, 4 का घन कितना हो गया 64, 64 में 27 कम करो, देखो 37 आता है। 14 में 7 गया 7, 5 में 2 कम किया 3, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन, क्योंकि 4 में से 3 तो सेम ही रूल को फॉलो करेंगे। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करके ही समझ में आएगा। अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं आती है कि किस तरह से कनेक्शन बन रहे हैं, तो बेहतर है क्वेश्चन को इग्नोर करके चलो, सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख लो। चेक करना है कर सकते हो। 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, 3 का घन कितना हो गया 27, तो 27 में 8 कम करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट 19। आपको क्या दे रखा है 20। ठीक है, चलो अगला नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर को पहले एनालाइज करो, डिसीजन लीजिए कि आपको डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं विद इन द नंबर्स या मल्टीपल्स बनाने हैं। मल्टीपल बनाने का कोई फायदा नहीं है, गुणांक तो ले ही नहीं सकते, डिफरेंस ही है। यहां से शुरू करो, 33 और 47 में कितने का इंक्रीमेंट लगा 14 का डिफरेंस आया। 47 और 65 में कितने का आया 18 का डिफरेंस आया। 15 और 17 में कितने का आया 2 का डिफरेंस आया। अब देखिए 2, 14 और 18 को एनालाइज करते हुए आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल क्यों, क्योंकि आपको इन बिटवीन टर्म दिखानी है यहां पर, और अगर सीक्वेंस में सारे नंबर्स अवेलेबल होते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई देता, तब तक तो आपको पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि विद इन द नंबर्स क्या क्रिएटिविटी चल रही है। अब यहां से आपका हिट एंड ट्रायल ही लगेगा। हिट एंड ट्रायल के लिए इसका तो कोई रोल नहीं है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। 14 और 18 कितने का डिफरेंस है 4, तो आप जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है वो 4 4 का मेंटेन कर दो। मतलब कि
इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा? जैसे 14 में 4 बढ़ गए 18, 2 में 4 बढ़ा दो तो इनमें 6 का डिफरेंस आएगा। मेंटेन कर दो। अगर आप हिट एंड ट्राई लगा रहे हो तो 17 और 6 कितना हो गया? 23। तो चेक करो 23 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल था। अगर ये आपका हिट एंड ट्रायल वैलिड हुआ तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगला नंबर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। कैसे? 2 में 4 बढ़ा दिए 6, 6 में 4 बढ़ा दिए तो कितना आ गया? 10। तो देखो ध्यान से, 23 और 10 कितने हो जाते हैं? 33 तो होंगे, मतलब आपका हिट एंड ट्रायल वैलिड है। तो ये रेफरेंस कहां से पता चला? इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस को जनरेट करते हुए। ठीक है, आगे। राहुल अटेंडेड अ कॉम्पिटिशन। राहुल ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वेयर इन हिज मदर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स। नहीं पढ़ना है इसे, एक एक करके पढ़ो। वेयर इन हिज मदर्स, एक एक करके रिलेशन उठाओ। हिज मदर्स मतलब राहुल की मदर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। पता है ना इतना तो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस की। अब ये मत कहना कि इंग्लिश भी पढ़ा दो, नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है, हिज मदर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसकी मदर के जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब इसके फादर के भी फादर, दादाजी की, इसकी मदर के जो दादाजी हैं उनके जो इकलौते बेटे की ग्रैंड डॉटर है। इनके इकलौते बेटे की ग्रैंड डॉटर मतलब इसके डॉटर की डॉटर भी हो सकती है या सन की डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों केसेस यहां पर वैलिड बन सकते हैं। डॉटर की डॉटर भी हो सकती है ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये नहीं बोला गया पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है या मैटरनल, या सन की डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ये सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है। समझ आ गया इतना? चलो, तो बाकी हम ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो दो तरह से फ्रेम बन रहा है। एक फ्रेम ऐसे भी क्रिएट हो सकता है, ये डायरेक्ट फ्रेम ऐसे भी बन सकता है। मैं रिपीट कर देता हूं। कहता राहुल ने एक कंपटीशन में भाग लिया था जिसमें जो है उसके सामने कौन फाइट कर रहा था अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब उसके सामने कौन था हिस्सा ले रहा था? राहुल की मदर, माता के जो दादा हैं, उनके इकलौते बेटे की ग्रैंड डॉटर के बारे में बात हो रही है। तो वो ग्रैंड डॉटर डॉटर की डॉटर भी हो सकती है, सन की डॉटर भी हो सकती है। तो चेक कर लेते हैं क्या है। हमें पूछा गया है हाउ इज द पर्सन इन द कॉम्पिटिशन रिलेटेड टू राहुल। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है? पहले तो चेक करो, अगर ये इसकी डॉटर है तो ये राहुल की कजन लगी, तो कजन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कजन नहीं है तो फिर क्या होगी? वो उसकी सिस्टर ही होगी। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमें कंफ्यूजन क्या हुई कि वो ग्रैंड डॉटर कौन सी है, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है या मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो यहां पर पैटर्नल को ही प्रायोरिटी दी गई है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मैं आपको कन्वे कर देता हूं, फिर भी जहां पर भी ये सिचुएशन मेंशन्ड ना हो कि पैटर्नल है या मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, तो वहां पर हमेशा पैटर्नल को ही आप प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आंसर्स जो हैं वो पैटर्नल फैमिली से ज्यादातर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे। स्किप नहीं करना, ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी है कि नहीं भाई हो जाते हैं, रिस्क कभी मत लेना। अगर मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसको सेकंड राउंड में चल के देखेंगे। देखते ही अटेम्प्ट करो। क्या कहता है? 3 का विपरीत हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बार देखो कौन रिपीट हो रहा है, 1 सभी में आ रहा है, तो 3 का विपरीत 1 हो गया, क्योंकि 3 तो कहीं विजिबल ही नहीं हो रहा। अगर 3 कहीं विजिबल नहीं हो रहा तो देख लो कौन सबसे ज्यादा बार विजिबल हो रहा है। भाई 1 सबसे ज्यादा बार विजिबल हो रहा था, तो मतलब 1 का विपरीत 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, बचेगा कौन? 3 ही तो बचेगा। अगर 1 का विपरीत 3 है तो 3 का अपोजिट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, हर ग्रुप का पहला लेटर कंपेयर कर लो। और करना कैसे है? 1 7 6 नंबर बढ़ गए, 7 और 13 6 नंबर बढ़ गए, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 का मतलब मन में ही सोचना है, 31 का मतलब होता है 26 प्लस 5, और 5वां अक्षर कौन सा होता है हमारे पास? ई। आंसर की स्टार्टिंग ई से होगी, अगले अक्षर से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लेटर उठा लो या तीसरा लेटर उठा लो, तीसरा लेटर उठा लो। देखो जज करो, इन दोनों ग्रुप्स में तीसरा लेटर छोड़ दो, क्योंकि ये रेपिटेशन कन्वे कर रहा है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 का मतलब तीसरा अक्षर जी आना चाहिए। ये भी एलिमिनेट, आंसर आ गया ए ऑप्शन। चाहे तो आप दूसरा भी कंपेयर कर सकते हो, बट आपको ये देखना है कि ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। अगर मैं यहां पर दूसरा अक्षर पिक करता, ये देखो ये 12 है, ये 5 है, 7 नंबर कम हो गए। 5 है, ये 24 है, अब 5 को क्या लिखे भाई? कंफ्यूजन। 31 तो लिख सकते हो, ये 31 है, ये 24 है, 7 नंबर कम हो गए। 24 है, 17 है, 7 नंबर,
ह्यूज डिफरेंस आ गया ना, इंपैक्ट डालेगा। छोटे नंबर्स के साथ खेलो, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स बनाना क्वेश्चन को। यहां रेपिटेशन आई, 7 का डिक्रीमेंट है, यहां फिर से रेपिटेशन आएगी, देखो फिर आगे चल के। ठीक है, तो हैंडलिंग करनी आनी चाहिए लेटर्स के साथ, खेलना आना चाहिए, कौन से लेटर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं। आगे फिर से देखिए, जिंजर का कोड गिवन है, गार्लिक का कोड गिवन है। जिंजर गार्लिक पेस्ट दे देते, ग्लव्स दे दिया। ठीक है, पेस्ट इकट्ठे जिंजर गार्लिक पेस्ट आती है ना, देखो। चलो देखो, इनको जज कर लो। जी का कनेक्शन बनाओ, पहले लेटर के साथ कहीं बन रहा है, जी है और ये डब्ल्यू है, नहीं बन रहा, कुछ और सोचो। अगर मैं जी का कनेक्शन यहां पर आखिरी लेटर के साथ कंपेयर करूं, ये देखो जी एफ, एक नंबर कम हो गया। पहले ओरली करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ये 1-2 सेकंड का टास्क होगा, ज्यादा नहीं है। फिर ये क्या है, 27 और ये है 25। 27 क्यों बोला, क्योंकि मैंने जब जी को एफ के साथ कंपेयर किया तो मैं साथ के साथ वाई को भी जज कर बैठा था, इसलिए मैंने ए को 27 मान लिया। फिर देखा 2 का डिक्रीमेंट आ रहा है, ये देखो 18 से 15 ये 3 नंबर कम हो गए, 12 से 8 ये 4 नंबर कम हो गए। मतलब रिवर्स सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिक्रीमेंट आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिक्रीमेंट। पहला लेटर कंपेयर मत करो, ये देखो सभी ऑप्शन में आखिरी अक्षर क्या है, क्योंकि पहले लेटर का कोड आखिरी में जाएगा ना, सभी को बी मिल रहा है। यहां से शुरू करो, इधर 1 का डिक्रीमेंट तो इधर 2 का डिक्रीमेंट, 12 में 2 कम कर दिया 10, लेटर आएगा जे, जे अक्षर आएगा तो ये आपका एलिमिनेट। फिर यहां पर 3 नंबर कम करो, 15 में 3 कम कर दिए 12, अक्षर क्या होगा एल, आखिरी से तीसरा अक्षर एल होना चाहिए, वो सभी में है। फिर 4 नंबर कम होंगे, 22 में 4 कम कर दिए 18, मतलब कि आर, आखिरी से चौथा अक्षर आर होना चाहिए, ये देखो आर आ रहा है तो ये आंसर आ गया, बस खत्म बात। 6, 87 और 12 गिवन है, जज करो, कुछ किया जा सकता है। जज भी कैसे करोगे, 8 का स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर, छोड़ो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं देखना, नंबर थोड़े डरा रहे हैं, रिलेशन जज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इधर आइए, ये तो देखते ही फोड़ दो क्वेश्चन। ये पोजीशन क्यों चेंज हो जाती है यहां पर आके, चलो देखते हैं। हाँ जी, राइट साइड पे मिरर प्लेस किया गया है, देखो मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन आ गए। ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले इसकी शेप ऐसे होगी, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये देखो इनकी वाटर इमेज बना रखी है, सी और डी ऑप्शन बाहर निकल गया। दोनों में चेंजेस देख लो, ये देखो आर की शेप, इधर देखो आर की शेप, आर जो है वर्टिकल मिरर में पोजीशन चेंज करता है, ये एलिमिनेट, आंसर आ गया ए ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट, फिर से वही बात आती है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 82, 313 किसी का वर्ग नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड राउंड में देखेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब इस नेचर के हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये चेक करो, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, अब 4 कहां से आएगा यहां पर, पहले तो ये देख लो, 7 में 5 कम कर दो, 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का 4 गुना 16, 12 और 10 में डिफरेंस देंगे 2, फिर भी यहां पर 16 होना चाहिए था, अगर इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस 2 का है, इधर भी तो 2 का डिफरेंस बन रहा है, नहीं बात बन रही, छोड़ो साइड में रखो, नंबर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये 2-3 सेकंड का टास्क होगा। चलो इधर आ जाइए, हर एक ऑप्शन की बात करें, हर एक वर्ड की बात करें तो पहले 3 लेटर्स कॉमन है, ठीक है, चलो पकड़िए। अब चौथा लेटर कंपेयर करते हैं, एस और टी, 2 ही नेचर का लेटर यूज हो रहा है, एस और टी, एस 19 है, टी 20 है, तो मतलब कि आपका जो पहला वर्ड होगा वो एस से शुरू होना चाहिए, मतलब या तो वो दूसरा होगा या 5वां होगा, बस यही होगा। दूसरे और 5वें को भी कंपेयर कर लो 5वें अक्षर के साथ, इधर 5वां अक्षर आई है, इधर 5वां अक्षर क्या हो गया आई, कॉमन है। छठा अक्षर एन है और ये ओ है, बट एन ओ से पहले आता है, मतलब वर्ड में सीक्वेंस की स्टार्टिंग नंबर 2 सेकंड वर्ड से होगी, इसको एलिमिनेट कर दो। सेकंड के साथ किसको कंपेयर कर रहे थे, 5th को कंपेयर कर रहे थे, तो ये देखो 2 और 5 हर एक ऑप्शन में अवेलेबल है। वैसे ये आपको एग्जाम में एक सिनेरियो बता देता हूं, हर ऑप्शन में मेजोरिटी देखो सेकंड वर्ड की पहले है, तो आपका जो सेकंड वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। चलो तीसरा भी कंपेयर नहीं करेंगे, देखो तीसरा तीसरा तीसरा, मतलब तीसरा वर्ड सबसे आखिरी में आएगा, ये ऐसा किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हाँ जी इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब किसकी बात आ जाती है, आगे मूव करते हैं, ऑप्शन के साथ देखो 6वां पहले आएगा या पहला पहले आएगा, इन दोनों को कंपेयर करो। अब डायरेक्टली वर्ड्स नहीं उठाने हैं,
इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 6वें और पहले को। टी दोनों में है, ए पहले आ गया आर से, तो मतलब इसके बाद का वर्ड कौन होगा? 1 नंबर वाला। ये देखो 1 नंबर वाला। 1 के बाद 4 आएगा या 6 आएगा, अब उसको कंपेयर करो। चौथे और 6वें में देखो टी टी दोनों में कॉमन है, आर आर दोनों में कॉमन है, ई यू से पहले आता है, मतलब इसके बाद छठा वर्ड आना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका आंसर। सारे वर्ड्स आपस में कंपेयर नहीं करने, ऑप्शन के थ्रू पोजीशन को कंपेयर करना है। जैसे मैं 2 5 2 5 2 5 फिक्स हो गया ना, अब इसको कंपेयर करो, इधर 6वां वर्ड आ रहा है या तो पहला वर्ड आ रहा है, तो 6वें और पहले वर्ड को ही कंपेयर करना है। सभी को कंपेयर मत करने बैठना, वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है बट ये टाइम टेकिंग हो सकता है। ये आपके सामने है, देखो कितने लेटर्स आपस में मैच कर रहे थे। नेक्स्ट ग्रुपिंग, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है। एन से सीरीज शुरू हो रही है, आखिरी लेटर हमें पता नहीं है, तो जी का रेफरेंस ले लो, सेकंड लास्ट लेटर यहां पर क्या है? जी। अगर एन से सीरीज शुरू हो रही है तो ये देखो एन अवेलेबल है और एन के बाद ओ भी अवेलेबल है, तो ग्रुपिंग यहां से क्रिएट होगी। ये एन से शुरू हो रहा है, ग्रुपिंग यहां से क्रिएट होगी। एन और ओ पहले 2 अक्षर थे, ये देखो ओ दिखाई दिया, मतलब यहां पर एन आएगा। समझ आ गया? हर ग्रुप का चौथा अक्षर, आखिरी अक्षर क्या है? क्यू, तो मतलब ग्रुपिंग जो है वो क्यू से खत्म हो रही है। तो जो आखिरी के 2 फिलअप्स हैं वो एन और क्यू के लिए रहेंगे। ऑप्शन देखो, आखिरी में एन और क्यू कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है, ये देखो, ये आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन में आ गया ना, सिर्फ इन दोनों का रेफरेंस लिया और ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन की टाइप है, करो जी इन्हें। चलो करना कैसे है? 16 21 24 26 नंबर लिख लेने हैं, नोट जो भी आपको रफ शीट्स मिलेंगी। 16 21 24 26 इधर आ जाइए, पहले नंबर लिख लो। 20 25 2 4। कंपेयर करना कर सकते हो, ये देखो 5 का इंक्रीमेंट आया, फिर 3 नंबर बढ़े, फिर 2 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, 3 बढ़े, 2 बढ़े। इन दोनों में से आंसर है 5 नंबर बढ़े, इधर 5 नंबर बढ़े, ये 4 नंबर बढ़ रहे हैं, हालांकि यहां से यहां 3 नंबर बढ़ने चाहिए थे। ठीक है, ये आपका ओड वन आउट हो गया। एक और, डायलेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। डायलेक्ट क्या हो गया? बोलने का तरीका, मतलब के बोली, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। दोनों के दोनों किसके लिए यूज होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, प्रॉब्लम आएगी यहां पर कि दोनों में क्या मीनिंग आएगा, किस तरह से जज करें। इतना तो क्लियर है ना कि डायलेक्ट बोली जो है वो एक भाषा का रूप ही होती है। ये डायलेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। दोनों पैरामीटर्स में वेन डायग्राम तो यही बनेगा। अगर आपको तीसरे पैरामीटर का आइडिया नहीं लग रहा तो इन दोनों को कंपेयर करो, ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये भी दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो पार्शियली है, तो इसको आंसर मार्क कर दो। क्यों ज्यादा डिटेल में सोचना? ऑप्शन किस लिए दिए गए हैं? नन ऑफ दीज ऑप्शन आपको आती नहीं है, तो स्मार्टली प्ले करो अटेंटिव होके। नेक्स्ट एक और आ गया, देखो मिरर इमेज। 3 क्वेश्चन मिरर इमेज के हैं, बट क्वेश्चन का लेवल देखें तो थोड़ा ट्रिकी भी था, बहुत आसान भी दे दिए, मॉडरेट लेवल के भी ज्यादा दे दिए। टाइम कंज्यूमिंग देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का आया था, सीरीज का क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग वाला कई बार ऐसा स्ट्राइक नहीं करता पैटर्न, वो भी अवेलेबल था। चलो ये तो आसान है। अब ये जो खाली स्पेस है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है ये पेंटागन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए, जो ये छोटी लेंथ है, ये देखो ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है। अगर बड़ी लेंथ यहां पर है तो बड़ी लेंथ यहां पर रिप्रेजेंट होगी, यहां छोटी लेंथ आएगी। ये देखो यहां पर है, इधर बड़ी लेंथ ऊपर की तरफ गिवन है, एलिमिनेट, इधर भी ऊपर की तरफ गिवन है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। सेकेंड राउंड में छोड़ दो, मार्क एज रिव्यू। 2 क्वेश्चन हो गए देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन के। सीरीज का पार्ट, एक पंचभुज दिया गया है, ये देखो ये यहां से पंच पेंटागन क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर ये ईस्ट हो गया, रोटेट हो गया ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ये साउथ हो गया, उसके बाद क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से। ठीक है, पश्चिम दिशा में जो है वो पॉइंट आउट करेगा ये, मतलब आपका बी और डी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। प्रॉपर एरो बन रहा है, ये देखो ये एरो क्रिएट हो रहा है, उस एरो की तो सिंगल लाइन अवेलेबल है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ये था हमारा 25वां क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन उठाते हैं जो हमने मार्क एज रिव्यू किए थे फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, चलो ये कर लिया था, ये हो गया। सीरीज के ऊपर आते हैं। अप्रोच, 4 फिगर्स हैं, 5वीं निकालनी है। चेंजेस देखो, पहली से दूसरी में और तीसरी से चौथी में सेम चेंजेस हुई हैं। इस कॉर्नर की पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट देखो यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, ये चेक करो।
मतलब स्क्वायर सेम पोजीशन पे आना चाहिए, आ रहा है। एक आधा और ऑब्जेक्ट देख लो, स्क्वायर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे जो था वो आगे शिफ्ट हो गया बीच में, तो सर्कल भी तो आगे शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेम तरह की चेंजेस है। अकॉर्डिंगली जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो, खत्म करो चीज। सिर्फ कॉर्नर ऑब्जेक्ट कोई पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। कॉर्नर ऑब्जेक्ट पे देखो कौन आया, दूसरे से तीसरे पे कॉर्नर ऑब्जेक्ट कौन आया, ये जो मिडल में बैठा हुआ था वो कॉर्नर पे चला गया। इधर मिडल में कौन बैठा है, सर्कल, तो ये कॉर्नर पे जाएगा, आंसर आ गया बी ऑप्शन। नहीं बढ़ना चक्करों में, ऑप्शन को पैरेलली कंपेयर कर लो। हर ऑप्शन में मैंने देखा कि कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट डिफरेंट था, सिर्फ कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए कौन सा छोड़ा था हमने, ये भी हो गया। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का देखिए ध्यान से, नंबर्स और साइंस को आपस में एक्सचेंज करना है। ठीक है, चलो क्या करें, प्रायोरिटी आपको पता ही है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को इक्वल देनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 18 और 22 प्लस और माइनस की। अगर 18 और 22 एक्सचेंज कर भी देते हैं, प्लस माइनस एक्सचेंज कर देंगे, तो ये देखो 6/24 1/4 फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, और मल्टीप्लिकेशन का साइड इसके साथ में नहीं बैठा हुआ, एलिमिनेट करो क्योंकि हमें एक न्यूमरल वैल्यू में आंसर चाहिए। ठीक है, 24 और 6 एक्सचेंज हो सकते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, हाँ जी प्लस और मल्टीप्लाई ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं। अब देखो रिक्वायरमेंट के ऊपर टारगेट करो, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिजल्ट चाहिए 22, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस ले लो। अगर 24 और 6 आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, ध्यान से देखना, प्लस की जगह इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यही होगा ना। तो 24 और 6 इधर कितना आ जाएगा, 6, इधर आ जाएगा 24, इधर फिर से कितना आ जाएगा 6, तो यहां पर बनेगा 6 प्लस 9 गुना 4, समझ आया, क्योंकि 24/6 हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहां बनेगा 6 प्लस 9 गुना 4। अब ध्यान से देखो 9 गुना 4 कितना हो गया 36, 36 में 24 जुड़ रहे हैं, 18 कम हो रहे हैं, नहीं बनेगा 22, एलिमिनेट करो। 36 में सॉरी 6 बढ़ेंगे, 24 थोड़ा जुड़ेंगे, ये आंसर हो सकता है, ये एलिमिनेट नहीं है, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, क्योंकि यहां पर 2 बार 24 एग्जिस्ट करा था, तो इसकी जगह 6, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, इसको एलिमिनेट नहीं करना। इधर आते हैं, अगर 6 और 9 आपस में एक्सचेंज करते हैं, डिवाइड और प्लस भी एक्सचेंज कर देंगे, तो अगर 6/9 बन भी गया, अब आप कहेंगे 6/9 तो 2/3 होता है, फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, बट ये देखो अगर ये 2/3 बना, मल्टीप्लीकेशन में 24 है, तो फ्रैक्शन एलिमिनेट भी तो हो रही है, डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। 6 और 18 डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर 6 और 18 इंटरचेंज होंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई इंटरचेंज होंगे, तो ये 24/9 ये फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, एलिमिनेट करो। दोनों में से एक ऑप्शन चूज करो, सी उठा लो, लेट अस सपोज, इससे अगर आंसर आ गया तो मच बेटर है, नहीं आ रहा तो आंखें बंद करके बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलो इसको गो थ्रू करते हैं, तो यहां पर आते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 9 और 6 रिप्लेस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको ओरली भी कर सकते हो क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ बैठे हुए हैं ना, कोशिश करते हैं, इधर डिवाइड आ गया, इधर मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी डिवाइड और प्लस, इधर डिवाइड आ गया, इधर प्लस का साइन आएगा। अब आप कहेंगे तो आप तो बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम कैसे करेंगे, एनालाइज करो, 24 गुना 2/3 आएगा क्योंकि 6/9 बनेगा, 2/3, 3 से 24 कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 8 दूनी 16, तो यहां से पूरा सॉल्व करेंगे तो 16 आ गया, प्लस का 24 आ गया, और माइनस का कितना आया 18, माइनस का 18 प्लस का 16 माइनस का 2, 24 में 2 कम करोगे 22, बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो सारी नंबर्स की गेम है, कुछ नहीं है। और देखिए कौन सा स्किप किया था, ये वाला रह गया था, तो क्या करें, 8 को 5 से अगर गुना कर दें, 8 5 40 में 22 जुड़ रहे हैं, फिर 11 7 77 में 10 जुड़ रहे हैं, नहीं बन रहा। अगर इनको ऐड करके देखें, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 से 62 जाना है, 13 5 65 माइनस 3 62 आ गया, ठीक है। 11 और 7 18, 18 का 5 गुना 90 में 3 कम करें, बिल्कुल ठीक है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि दूसरी और तीसरी संख्या को पहले तो ऐड किया गया है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में नेचर देखना होता है हमें कि क्या पैटर्न बन रहा है। पैटर्न दोनों में कॉमन है कि पहली संख्या दोनों में बड़ी है, दूसरी और तीसरी संख्याएं छोटी हैं, तो अप्रोच वही है, छोटी संख्याओं से ही बड़ा नंबर क्रिएट करना है। तो मैंने 8 और 5 को यूज कर लिया, कितना बन गया 13, उनका 5 गुना कर दो, फिर उसी में ही
क्या करना है, 3 माइनस कर देना है। ये देखो 8 और 5 13, 13 का 5 गुना 65, 65 में 3 कम कर दो 62, 11 और 7 18, 18 का 5 गुना 90, 90 में 3 कम कर दो 87। अब चेक करो सेम रिलेशन में देखना है या नहीं, नोट वर्ड नहीं गिवन मतलब इसी का सेम रिलेशन देखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए। डी ऑप्शन भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए। चेक करो 14 और 4 18, 18 पंजे 90 में 3 कम करो 87 होना चाहिए था। आंसर आ गया सी ऑप्शन। 15 और 8 23, 23 का 5 गुना 115, 115 में 3 कम करोगे 112 आ गया। ठीक है, चलो और देखिए सीक्वेंस पकड़ो, और कौन सा रह गया था, एक ये भी था। क्या कहता है ये, 4 और 5 82, 6 और 11 314। क्या क्या यूज किया जा सकता है, 4 और 5 9, 9 का वर्ग में 1 जोड़ दें, 11 और 6 17, 17 का वर्ग 289 में 1 जोड़ेंगे तो 290 होना चाहिए था। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्प्लिट कर दो। 82 को अगर मैं गुणनखंड में डिवाइड करूं तो इसको लिख सकता हूं 41 गुना 2। ये प्राइम नंबर है, इसके अलावा इसको मैं तोड़ ही नहीं सकता। अब देखो 41 बनाया जा सकता है 4 और 5 से, 4 और 5 से 41 बन सकता है। कैसे, 4 का वर्ग ले लो और 5 का वर्ग ले लो, खत्म हो गया। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 और 16 41, 41 का डबल 82। सिमिलरली 6 का वर्ग हो गया 36, 11 का वर्ग हो गया 121, 121 और 36 कितना हो गया हमारे पास 157, 157 का डबल 314 है। तो सेम ग्रुप देखना है या नहीं, नोट रिलेटेड लिखा हुआ आ गया ना, देखो वही बात आ गई, समझ में आया। बस आपको ये देखना है नोट वर्ड दिखा गया है नहीं लिखा गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जो भी तीसरी संख्या है वह पहली दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का डबल है। वर्गों का योग करो, कैसे, सिमिलर रिलेशन बनाया जा सकता है। ये 100 और 49, 149 का डबल 298, बिल्कुल वैलिड है। हमें तो ये देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 121 में कितना जोड़ेंगे 81, 121 और 81, यूनिट प्लेस कितना आया 2, 2 का डबल 4 बनना चाहिए, मतलब ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ओके, यूनिट प्लेस का रेफरेंस लो बस, बाकी क्रॉस चेक करना चाहते हो दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट, ये भी था भाई, इसी के साथ लगता। देखो कितने सेट्स आए हैं, और यही बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है जिसको ये टॉपिक प्रैक्टिस नहीं है, पकड़ नहीं बनी हुई। डायरेक्टली कितने क्वेश्चन छूट गए, 5 आपके सामने ही है, 5 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं इस नेचर के। 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, 1 सीरीज आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल सिनेरियो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ये टाइम कंज्यूमिंग था। बच्चों ने इसमें लगता है 16-17 मिनट कंज्यूम किए होंगे पूरे सेक्शन में। चलो 7 और 5 से 16, 12 और 10 से 36 बनाना है। कोई कॉमन पैरामीटर है कि ये 2 का मल्टीपल है, ये कॉमन पैरामीटर है। एक तो 2 का मल्टीपल है तो 7 और 5 से 8 नहीं बनेगा, या 4 का भी मल्टीपल है, 12 और 10 24। क्या किया जाए, अगर 7 और 5 12 और 4 कितने हो गए 16, 12 और 10 22, 22 में 14 नंबर बढ़ रहे हैं तभी 36 बना। इधर 12 में 4 नंबर बढ़े, इधर 22 में 14 नंबर बढ़े, कोई कनेक्शन नहीं है ना। स्क्वायर का रेफरेंस लें, 7 का वर्ग हो गया 49, 5 का वर्ग हो गया 25, 49 और 25 में डिफरेंस 24 का, -8 16, 12 का वर्ग 144, 144, 44 में 8 कम करेंगे, ये बन सकता है। ये देखो हो क्या रहा है, ऐसे ओरली कनेक्शंस बना के देखने हैं। 7 का वर्ग हो गया 49, 5 का वर्ग हो गया 25, दोनों का डिफरेंस कितना आया 24 का, 24 में फर्दर 8 कम कर दो 16 बन गया। सिमिलरली 144, ये लिखने की नीड तो नहीं पड़ेगी ना, ये तो नॉर्मल नंबर्स हैं। दोनों में डिफरेंस कितना आया 44, 44 में 8 कम कर दो, देखो 36 भी बन रहा है। अब चेक करो सिमिलर सेट देखना है या नहीं, सिमिलर देखना है, उससे कनेक्टेड हो। चेक करो फिर दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो नंबर तो कम होना चाहिए ना। ये 100 है और ये कितना हो गया 81 हो गया। अगर 100 और 81 है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर में 8 कम करोगे तो फिर भी ऑड नंबर आना चाहिए, बट ये इवन नंबर दिया गया है। गेम खेलो नंबर के साथ, रिपीट कर देता हूं, ये इवन नंबर बनेगा सम संख्या, ये ऑड नंबर बनेगा ना, 9 का वर्ग 81 विषम संख्या हो गई ना,
तो रिजल्ट ओड नंबर आएगा। किसी भी ओड नंबर में इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करो या इवन नंबर जोड़ दो, रिजल्ट ओड में ही आएगा, बट ये इवन नंबर दिया गया। सिमिलरली ये ओड नंबर है, ठीक है, इसका वर्ग भी ओड नंबर हो गया 81। 81 में 64 कम करोगे ओड नंबर आएगा। ओड नंबर में 8 कम करोगे 12 नहीं आएगा। ओड नंबर में 8 कम करोगे फिर भी ओड नंबर मिलना चाहिए। ये हो सकता है, देखो ये कितना हो गया हमारे पास 64। 64 में 49 कम करो, 64 में 49 कम करके 8 और कम करेंगे 59 तो बनने से रहा, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये देखो 64 में हमें कितना कम करना है 49, फर्दर कितना दोनों में कम कर देना 8 कम कर देना है, मतलब 49 और 8 कितना हो गया 57। 64 में 57 कम करोगे तो 7 ही आएगा। ओके चलो, और कौन सा था मैथमेटिकल ऑपरेशन का, एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके ऊपर आइए, वे वही सेम चीजें हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर एक्सचेंज करते हैं, ध्यान से समझते रहना, 30 और 25 एक्सचेंज करेंगे, अगर 30 की जगह 25 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा, तो 15/25 फ्रैक्शन क्रिएट होगा, निकालो बाहर, ठीक है। अगेन डिवाइड और प्लस एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब प्लस की जगह यहां डिवाइड आ गया। बेसिकली हमें यह देखना होता है डिवाइड का साइन कहां उठ के जा रहा है। 15 और 10 एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 5/10 गुना 30 फ्रैक्शन एलिमिनेट हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वैलिड है, जेन्युइन है ऑप्शन। आगे आ जाइए, मल्टीप्लाई और माइनस, डिवाइड का साइन रहेगा 15, 10 की जगह 15 आ जाएगा ना, तो 15/5 फ्रैक्शन नहीं बन रहा, तो ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। प्लस और माइनस 5 और 10, 5 और 10 और प्लस और माइनस, तो ये बनेगा 5/10, 1/2 फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, एलिमिनेट करो। दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर लो। अगेन सी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अगर मल्टीप्लाई और माइनस एक्सचेंज करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 15 की जगह 10, 10 की जगह कितना आ जाएगा 15, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 माइनस का क्या हो गया 30। रिस्क मतलब बना लो इक्वेशन, क्योंकि दो दो चीजें आपको एक्सचेंज करनी है ना। ये कितना हो गया 3, 25 दिया 75, 75 और 10 कितना हो गया 85, 85 में 30 कम करो, बिल्कुल करेक्ट है। ये ना होता तो मैं इसको ऑप्ट कर लेता, बी ऑप्शन को आंसर, ठीक है जी। चलो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, और बताइएगा किसने कितना स्कोर किया है, ठीक है। ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। अगर सपोज आपने इस पूरे सेट में अगर 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो 22 में से बताइए कितने करेक्ट हैं। 23 किए हैं तो 23 में से बताइए कितने करेक्ट हैं, क्योंकि मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं आप वही एग्जाम में क्वेश्चन उठाएंगे जहां पर आपको एक्यूरेटली उसका आंसर मिले। जहां पर स्ट्राइक ही नहीं कर रहा कोई भी लॉजिक, उस क्वेश्चन को आप स्किप करके चलेंगे। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मार्क्स में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। गलत मत करना अटेम्प्ट, ठीक है। तो ऑनेस्टली बताइए किसने कितना स्कोर किया है, ठीक है। एक और बात, काफी बच्चों को रीजनिंग के कोर्सेज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेरीज होती हैं कि हम कोर्सेज में कौन से कोर्सेज में इनरोल करें। तो मैं आपको यहां पर पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि इवन कोचिंग सेंटर की ऐप पे रीजनिंग के कौन से कोर्सेज किसके लिए अवेलेबल है। तो पूरे ऐप के ऊपर हमें 2 कोर्सेज दिखाई देते हैं रीजनिंग के। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा फाउंडेशन बैच, दूसरा रहेगा मेंस के लिए, दैट इज टियर 2 बैच। फाउंडेशन बैच जो होगा वो आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी है, स्टेनो का हो गया, कोई भी एसएससी के एग्जाम है या एसएससी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस आते हैं उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम को ये सिलेबस कवर अप करेगा, इंक्लूडिंग टीयर 1 एज वेल एज टीयर 2। फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं क्योंकि टीयर 2 में भी आपको काफी एग्जाम में रीजनिंग आती है, तो ये सारी की सारे लेवल के क्वेश्चंस को कवर अप करवा देगा आपका ये फाउंडेशन बैच। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है। आपको हर एक चीज अपडेटेड, हर एक चीज आपको इस फाउंडेशन बैच में मिल जाएगी। टू द पॉइंट रिलेटिव बात की गई है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कुछ करना पड़े। और जितना भी ये पूरे का पूरा मैनेज किया गया है फाउंडेशन बैच का जो भी कोर्स है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। कोई अलग से क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। जो भी आपको इस फाउंडेशन बैच में पीडीएफ्स अवेलेबल हैं
उनको 2-3 बार आपको सॉल्व करना है। पहले तो पैरेलली जो भी टॉपिक उठाया सबसे पहले उसी के साथ पैरेलली सॉल्व कीजिए, फिर बाद में आपको क्या करना है, डबल रिवीजन करनी है। कैसे? जितनी भी पीडीएफ्स हैं उसको पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना है। फिर आप कहेंगे कि जी टीयर 1 और टीयर 2 अगर इसमें इंक्लूडेड है तो क्या हमें टीयर 2 की तरफ दोबारा अप्रोच करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बोल दिया ना कि टीयर 1 भी इंक्लूड होगा इसमें, टीयर 2 भी कवर अप हो जाएगा। टीयर 2 बैच स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो टीयर 1 में या तो किसी और टीचर से पढ़े हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की है और टीयर 2 में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। टीयर 1 उनका क्लियर हो चुका है और टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टीयर 2 में क्या है, आपको इतनी डेप्थ में चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जितनी की आपको टीयर 1 में पढ़ाई जाती हैं। यहां पर आपको टू द पॉइंट रेलेवेंट बात होगी, टॉपिक से रिलेटेड होगी, हर एक चीज आपको बेसिक से करवाई जाएगी। यहां पर हम ये कंसीडर करके चलते हैं टीयर 2 बैच में कि अगर बच्चा कोई भी है वो टीयर 1 क्रैक करके आ रहा है, मतलब उसको बेसिक चैप्टर्स की अवेयरनेस है, हर टॉपिक की बेसिक कंसेप्ट्स की क्लियरिटी है, उसको क्या चाहिए, थोड़ा पुश चाहिए टीयर 2 के लिए कि वो अपने आप को कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, अपनी नॉलेज को कितना ज्यादा इनहांस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हमने जो है कंसेप्ट्स नहीं बता रखे, बट उतना डेप्थ में नहीं बता रखे हैं जितना फाउंडेशन कोर्स में है, क्योंकि यहां पर जैसे ही टीयर 1 कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो बच्चों के पास कम टाइम रहता है टीयर 2 के लिए, 2-1 महीने का आप डिफरेंस मान लीजिए। तो उन 2 महीनों के अंदर अंदर अगर मैं हर एक चीज आपको बेसिक से करवाने लग गया तो काफी लेंदी हो जाएगा ना, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आइडिया दिया जाता है कि उससे रिलेटेड जो भी मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कंसेप्ट्स के, वो पहले कवर अप किए जाएंगे, उसके बाद आपकी यहां पर प्रैक्टिस होगी। सॉर्ट ऑफ एक तरह का रिवीजन बैच मान लीजिए, जहां पर चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताई जाएंगी, बट इतनी सफिशिएंट अमाउंट में बताई जाएंगी कि आपका हर एक टाइप, अगर आप किसी और टीचर से भी पढ़ रखे हैं ना, तो उस कंसेप्ट की क्लियरिटी हम गारंटी देते हैं आपको पक्का होगी। ठीक है, तो ये रहेगा टीयर 2 बैच, मेंशन किया हुआ है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। कई बार क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो टीयर 2 परचेज कर लेते हैं। मुझे काफियों के मैसेजेस आते हैं कि हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, टीयर 2 का बैच ले लें। भाई आपके क्या कंसेप्ट्स क्लियर हैं? मतलब डाउट रहता है ना, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यहां पर बेसिक नहीं करवाया गया है। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर भी बेसिक चल रहा होगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट यहां पर कवर अप किया है, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी की है। ठीक है जी, चलो फास्ट कंसेप्ट की रिवीजन है बेस्ट सॉल्यूशन मेथड के साथ। डिफरेंस क्लियर हो गया। और जितने भी ये दोनों के दोनों कोर्सेज हैं टोटली रेलेवेंट टू द एग्जाम है, स्पेशली रिकॉर्डेड बैचेस है। स्पेशली रिकॉर्डेड का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी बैच में लाइव पढ़ाया है, उसी लाइव बैच की आपको रिकॉर्डिंग उठा के दे दी, धोखे वाला काम नहीं रखते हैं। स्पेशली रिकॉर्ड किया गया है आप लोगों के लिए, टू द पॉइंट बात है, कोई इधर उधर की बकवास नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट बातें होंगी, क्योंकि कम टाइम में प्रोडक्टिविटी हमने ज्यादा निकालनी है। ठीक है, तो स्पेशली रिकॉर्डेड बैचेस हैं और ये टाइम टू टाइम जो है अपडेट होते रहते हैं। लाइक अगर हमने पूरे का पूरा बैच रिकॉर्ड करने में लेट अस सपोज 8 महीने लगाए, तो पहला टॉपिक कोर्स के अंदर आपको अल्फाबेट टेस्ट मिलेगा। तो अल्फाबेट टेस्ट हुआ आज, अब वो सारे का सारा पूरा कोर्स रिकॉर्ड होगा 8 महीने में या 7 महीने में या 6 महीने में, जैसा भी है 8 महीने मान लेते हैं। रिकॉर्डिंग में हमें टाइम लगता है क्योंकि कंटेंट भी बनाना पड़ता है। तो अब अल्फाबेट टेस्ट की जो बारी है 8वें महीने के बाद आएगी, क्योंकि वो 8 महीनों में तो टॉपिक कहीं ना कहीं पुराना हो गया ना। तो जहां कहीं भी हमें ऐसी नीड फील होती है कि नहीं चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड हो रही हैं और नई टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहते हैं। तो उसकी भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पूरा कोर्स करने के बाद मैं आपको कमिट करता हूं, आपको उस कोर्स से बाहर कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, काफी बच्चे खुद भी बोलते हैं, और बता भी दीजिएगा अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनसर्टेन थी जैसे ही हमारा एग्जाम हुआ था, लाइक टीयर 2 हुआ था, काफी चीजें अनसर्टेन थी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। डाटा सफिशिएंसी नाम का किसी को टॉपिक के बारे में पता भी नहीं था, बट डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक हमने फाउंडेशन बैच में करवा रखा है। अब जिस बच्चे ने डाटा सफिशिएंसी कर ही नहीं रखा तो क्या करे, वो तो क्वेश्चन स्किप करके आएगा, बट हमने वो कवर करवाया है।
क्योंकि रीजनिंग के सेक्शन जो है वो अनसर्टेन है, किसी भी टाइप का या नेचर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे कोर्सेज के थ्रू जितने भी बच्चे ने ये कर रखा था, उन्हें देखते ही पकड़ लिया था क्वेश्चन ये क्या चीज है। बाकियों को सोचना पड़ा, क्यों? काफी जगह पर नहीं करवाया जाता है डेटा सफिशिएंसी, ये होती क्या चीज है। तो इस तरह के और भी टॉपिक्स हैं, लाइक इनइक्वालिटीज नहीं करवाया जाता, बट आपको फाउंडेशन कोर्स में इनइक्वालिटीज का टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ऐड ऑन हो रखी हैं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी सिनेरियो में आपसे पूछी जा सकती हैं। वो भी पॉइंट टाइप्स कवर हो रखी हैं हर एक चैप्टर की क्वेश्चन से रिलेटेड। रेलेवेंट कंटेंट होगा, जेन्युइन कंटेंट होगा, कोई फालतू का कंटेंट नहीं होगा कि मैं आपको एसएससी के लिए टीच कर रहा हूं और मैंने बैंकिंग लेवल का क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, ऐसा नहीं हो रखा। ठीक है, और ये कोर्सेज जो हैं वो एसएससी, स्टेट और रेलवेज जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कवर करेगा। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप सिर्फ प्रीलिम क्रैक कर लोगे इस फाउंडेशन कोर्स से बैंकिंग का, मेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, रीजनिंग के साथ साथ और कोर्सेज हैं, बैंकिंग मैथ्स के भी कोर्सेज हैं, उनका भी एक्सेस ले सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, चाहे तो आप व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं ऑफिशियल नंबर पे। बेस्ट टीम है हमारी इस मार्केट के अंदर, विद इन 24 आवर वर्किंग आवर्स के अंदर आपको रिवर्ट जरूर मिल जाएगा। कॉल कर लेंगे तो पहले भी मिलेगा, वेटिंग आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि क्यू में काफी सारा स्टूडेंट्स के मैसेजेस या कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा। तो ये था पूरे का पूरा कोर्स से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं अब आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।